चर्चा की थी और ये कहा था कि जो यूरोपीय विद्वानों ने एक आधुनिक अवस्था बताई है पाठालोचन के विभागों की और उसको 4 भागों में बांटा है, वहाँ पे मैंने कहा था कि वहाँ से शुरू करूँगी। शायद यही था, आपको भी याद होगा। यस मैम, यही था ना रेखा? यस मैम। जहाँ मैंने कहा था कि ग्रीक लैटिन ग्रंथों के पाठालोचन को 4 विभागों में बांटा है। यह नवीन अथवा आधुनिक अवस्था है। अब आधुनिक अवस्था को हमने 4 उसमें किया था, मैं वहाँ से रिकॉल कर रही हूँ जिससे आपको याद आ जाए, क्योंकि ये विषय बहुत व्यापक और गंभीर था, इसलिए इस पे समय लग रहा हम लोग को। आधुनिक अवस्था पर हम लोग बातचीत करेंगे आज कि जो यूरोपीय विद्वानों ने बताई है। पाठालोचन की शास्त्रीय तथा जो आजकल की मान्य विधि है उसके अनुसार 4 विभाग हैं। उन्होंने माना पहला है संग्रह, कैसे आप संग्रहित करते हैं सारे पांडुलिपियों को, और वंश वृक्ष निर्माण। अब ये क्या है इसको अभी हम डिटेल में ही बताएंगे, पहले नोट कर लीजिए। पहला है संग्रह और वंश वृक्ष निर्माण। दूसरा है पाठ निर्माण। तीसरा है पाठ सुधार। चौथा है पाठ विवेचन। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। पहला मैंने उस दिन बताया था कि नहीं, मुझे इतना नहीं, लेकिन मुझे ये याद था कि मुझे ये बताना है। पहला मैंने बताया कि संग्रह और वंश वृक्ष निर्माण, पाठ निर्माण, पाठ सुधार, और चौथा है पाठ विवेचन। इतना आपने नोट किया। अब मैं इसको आगे विवेचित करती हूँ किसे कहते हैं। अब याद आ गई पिछली क्लास की बात? रेखा क्लियर है? यस मैम। अब संग्रह और वंश वृक्ष निर्माण में क्या है, इसके अंतर्गत जो भी ग्रंथ है जिसको हम कहें आलोच्य ग्रंथ से संबंधित समस्त सामग्री को एकत्रित करना होता है। संग्रह का मतलब ये संग्रहित करना, एकत्रित करना होता है। इसमें उस ग्रंथ की समस्त हस्तलिखित प्रतियां और सहायक सामग्री सभी को हम मिलाते हैं। जो हस्तलिखित प्रतियां होती हैं और सहायक जो सामग्री है वो सब इसके अंतर्गत आती है, संग्रह के अंतर्गत। सामग्री संग्रह के बाद सामग्री की, जो भी आपने मैटर कलेक्ट किया है, सामग्री की अंतरंग तथा बहिरंग, मतलब आंतरिक और बाह्य, अंतरंग और बहिरंग परीक्षण करके उसकी प्रामाणिकता और उसकी प्राचीनता के आधार पर उसका सापेक्षित जो होता है, उस समय के सापेक्षिक महत्व स्थिर किया जाता है। पहले आप उसको आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से आप देखेंगे कि कहाँ तक प्रमाणित है। फिर पाठालोचन के लिए प्रस्तुत प्रतियों की, जब आप पाठालोचन करेंगे तो आप देख रहे हैं, उसका संधान कर रहे हैं, तो पाठालोचन करते समय प्रस्तुत प्रतियों की प्रामाणिकता की जांच होना बहुत जरूरी है। अन्यथा संभव है कि बेकार या आप कहें रद्दी तथा अत्यधिक आधुनिक सामग्री पाठालोचन कार्य को कठिन ही नहीं बल्कि कभी कभी असंभव भी कर देती है। फिर से मैं बता रही हूँ इसको कि पाठालोचन के लिए जो प्रस्तुत प्रतियां हैं उनकी प्रामाणिकता की, आपको कि कैसे आप उसको करेंगे कि प्रमाणित करेंगे कि यही मूल प्रति है, की जांच होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, अन्यथा ये भी संभव है कि बेकार यानी रद्दी, फालतू तथा अत्यधिक आधुनिक सामग्री जो है, हम सोचते हैं कि बहुत मॉडर्न हम कलेक्शन कर रहे हैं, पाठालोचन के कार्य को कठिन ही नहीं बल्कि वह एक तरह से आप कहें तो असंभव भी कर देती है। इन परीक्षणों में तिथि क्रम से प्रतियों का मूल्य आंका जाता है। तिथि क्रम, डेट वाइज आप देखते हैं, फिर उसका मूल्यांकन आप करते हैं। क्योंकि प्राचीन प्रतियों के संबंध में सामान्यतः
यह विचार उठता है कि वे अधिक शुद्ध पाठ प्रस्तुत करती हैं। यह विचारधारा यद्यपि ठीक नहीं है, किंतु फिर भी उसमें ज्यादातर सत्यता मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अयोध्या में जो श्रावण कुंज में मानस के बाल कांड की प्रति सुरक्षित है। अयोध्या में जो श्रावण कुंज है वहां पर मानस के बाल कांड की प्रति सुरक्षित है। इस प्रति का जो लिपि काल है बाद में बदलकर संवत 1661 कर दिया गया। संवत 1661 कर दिया गया। आप 57 वर्ष निकाल देंगे तो आपको ईस्वी भी मिल जाएगा। इस परिवर्तन के उपरांत इस प्रति के संबंध में ये प्रमाद, एक तरह से कहें ये प्रवाद चलाया गया कि ये प्रति कवि द्वारा संशोधित है। इसी प्रकार राजापुर में मानस के अयोध्या कांड की एक अत्यधिक प्रसिद्ध कृति मिलती है। इस प्रति के संबंध में भी यह कहा जाता है कि ये गोस्वामी तुलसीदास के हाथ की लिखी हुई है। लेकिन इसका परीक्षण किया माता प्रसाद गुप्त ने। तो आप जब भी तुलसीदास के विशेष अध्ययन आप करते हैं, तुलसीदास पर आप उनकी कृतियों का मूल्यांकन करते हैं, तो आपको डॉक्टर माता प्रसाद जी की इस कृति को देखना चाहिए। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस प्रति की अंतरंग मतलब आंतरिक परीक्षा करके इस अनुश्रुति को, जो ये एक प्रवाद उभरा कि एक जनश्रुति अनुश्रुति के रूप में, को झूठा सिद्ध कर दिया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने, जो अभी मैंने बाल कांड की बात की और अयोध्या कांड की बात की, दोनों को उन्होंने जब परीक्षण किया उनका पाठालोचन की दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से, तो उन्होंने इस अनुश्रुति को पूरी तरह से झूठा सिद्ध कर दिया। इनके अतिरिक्त मानस के विभिन्न कांडों की 19वीं शताब्दी की अनेक प्रतियां मिलती हैं, जिनके बारे में भी जांच पर बहुत सारा कार्य किया गया। यानी राम काव्य परंपरा ही नहीं, तुलसी के भी सारे काव्यों का मूल्यांकन करने का उन्होंने प्रयास किया। गणना तथा अन्य प्रकार के परीक्षणों के द्वारा प्रतियों की प्रामाणिकता की जांच की जाती है और यह जांच इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक भी है कि किस प्रति को आप पूर्णतः प्रमाणित मानेंगे। प्रतियों की परीक्षा के उपरांत उनके पाठों का मिलान किया जाता है। जो पाठ है, जो टेक्स्ट है, उसका मिलान किया जाता है। इस मिलान का उद्देश्य प्रतियों के परस्पर संबंध को निश्चित करना होता है, जिन्हें क्रमशः मुख्य तथा गौड़ संबंध कहा जाता है। एक उसमें मुख्य होगा और एक गौड़ भी होगा। प्रतियों में परस्पर संबंधों को वंश वृक्ष के रूप में प्रस्तुत करना ही इस विभाग का उद्देश्य है। पहले आपने संग्रह किया, फिर आपने बताया ये वंश वृक्ष है, इस तरह से उसका क्रमिक विकास हो रहा है। तो वहां पर इस विभाग का उद्देश्य जो है वो वंश वृक्ष के रूप में प्रस्तुत करना है। मैंने बस उदाहरण के तौर पर मानस का उल्लेख किया, बाल कांड और अयोध्या कांड के दोनों जो हैं, और उसको माता प्रसाद गुप्त ने कैसे उसकी विवेचना करके, उसका मूल्यांकन करके उसको उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया। दूसरा आधुनिक अवस्था में मैंने अभी आपको बताया पाठ निर्माण है। अब कैसे टेक्स्ट को हम बनाएंगे। प्रतियों के वंश वृक्ष निर्मित हो जाने के बाद प्रतियों की जो स्थिति स्पष्ट हो जाती है और ये मालूम हो जाता है कि कौन सी प्रतियां स्वतंत्र शाखा की हैं और कौन सी प्रतियां पाठ की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट है या ऊपर की पीढ़ी में आती हैं। आप दोनों कह सकते हैं
ये परीक्षण करने पे पता चल जाता है जब आप पाठ निर्माण करते हैं कि कौन सी प्रतियां स्वतंत्र शाखा से आई हैं और कौन सी प्रतियां पाठ की दृष्टि से ऊपर की पीढ़ी में आती हैं। प्रतियों की इन स्थितियों के ज्ञान हो जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पाठ निर्माण में कौन सी प्रति कितनी सहायक है। जब आप टेक्स्ट बना रहे होते हैं तो आपको तब पता चलता है कि ये इस प्रति में ज्यादा सहायक है, ये इस प्रति में ज्यादा सहायक नहीं है। प्रतियों की इन स्थितियों तथा इनके सापेक्षिक महत्व को जान लेने के बाद इनके आधार पर पाठ निर्माण किया जाता है। यह पाठ निर्माण कुछ नियमों के आधार पर सिद्ध होता है। जैसे वो नियम क्या है, अब आपको हम ये बताएं कि किन नियमों के आधार पर आप पाठ निर्माण करेंगे। संक्षेप में उसके नियम, जो प्रमुख नियम हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला है समस्त स्वतंत्र शाखाओं में प्राप्त पाठ मूल ग्रंथ का पाठ है। स्वतंत्र जितने भी समस्त हैं, सारी जो रचनाएं हैं स्वतंत्र रूप से दिखाई देती हैं, में जो प्राप्त पाठ है वो मूल पाठ, मूल ग्रंथ का ही पाठ है। ऐसा नहीं है कि अगर राम काव्य में तुलसीदास ने जो लिखा मानस में, वो एकदम से उसके बाद जो भी राम काव्य लिखा गया उसमें इतर पाठ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी समस्त स्वतंत्र शाखाओं में प्राप्त पाठ मूल ग्रंथ का पाठ। बेटा समझ में आ रहा है? क्योंकि विषय ऐसा है कि मुझे उसको समझ में आ रहा है आप लोग को? जी मैम। जी मैम। मैं अभी यही आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि जब पाठ निर्माण होते हैं तो उसके क्या नियम होंगे। उन नियमों को मैं आपको संक्षेप में बता रही थी। पहला मैंने बताया कि स्वतंत्र जो शाखाएं हैं उनसे जो प्राप्त हमको पाठ होता है वो मूल ग्रंथ का पाठ है, पहला। दूसरा, सामान्यतः स्वतंत्र शाखाओं के बहुमत का पाठ मूल ग्रंथ का पाठ है, अर्थात प्रतियों की संख्या का बहुमत नहीं, वरन जो स्वतंत्र रूप से रचनाएं हमको इधर उधर से मिलती हैं या उनका विश्लेषण किया जाता है, उनके बारे में बहुमत का, यानी लोग ये बताएं, ज्यादातर विद्वान जो पाठालोचन के हैं बताएं कि यही मूल पाठ है। यह नियम बहुत ही सामान्य रूप से लागू करने से पहले ये देखा जाता है कि वो विश्वसनीय हो। यदि सभी शाखाएं समान रूप से विश्वसनीय हो जाती हैं तो ये नियम पूर्णतः लागू होता है, और कड़ाई से इसको लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि टेक्स्ट निर्माण बहुत एक जटिल प्रक्रिया है। तीसरी चीज, यदि स्वतंत्र शाखाओं की बराबर संख्या की प्रतियां दो भिन्न भिन्न पाठ देती हैं तो ऐसी स्थिति में मूल पाठ जो होता है पूर्ण निश्चय के साथ नहीं जाना जा सकता। मान लीजिए कि सूरसागर पर जब बात की जाती है तो सूरसागर का मूल पाठ जो है उससे इतर अगर कोई पाठ होता है तो उसके साथ लोग नहीं जाना चाहते, मूल पाठ के साथ जाना चाहते हैं। इसीलिए मैं बता रही थी तीसरा ये नियम है कि यदि स्वतंत्र शाखाओं की बराबर जो संख्या होगी कि प्रतियां दो भिन्न भिन्न पाठ देती हैं तो ऐसी स्थिति में जो मूल पाठ होता है पूर्ण निश्चय के साथ वो जानने की कोशिश की जाती है। फिर क्या होगा उसमें, ऐसी स्थिति में जो स्मिता कुछ कहना है? नो मैम, ऑन हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मुझे लगा फिर इको होगा ना, आप लोग को डिस्टर्ब होगा। फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो चौथा पॉइंट घ हो जाएगा, अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य से अनुमोदित पाठ स्वीकार किया जाएगा। यानी उसके लिए जब भी आप प्रमाण लेंगे तो अंतः साक्ष्य भी उसके होने चाहिए कि कहाँ कवि ने या किस रचयिता ने कहाँ उसका उल्लेख किया है।
आपने किस कृति में उसके बारे में बताया है। अगर बाह्य साक्ष्य है तो वो शिलालेख, स्थान विशेष, स्तूप, इन सारी चीजों से कलेक्ट किया जाएगा। तो अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य से अनुमोदित पाठ भी स्वीकार किया जाएगा। अगला है, आप अंग लिखिए, 5वां लिखिए। सामान्यतः वे पाठ स्वीकार किए जाएंगे जिनसे अन्य पाठों का विकास हुआ प्रमाणित हो सके। सामान्यतः वे पाठ स्वीकार किए जाएंगे जिनसे अन्य पाठों का विकास हुआ प्रमाणित सिद्ध हो सके। फिर अगला है, सामान्यतः जो प्रतिलिपिकारों की योग्यता को देखते हुए कठिन तथा अप्रचलित पाठ मूल के निकटतर होता है। सामान्यतः प्रतिलिपिकारों की योग्यता को देखते हुए जो बहुत डिफिकल्ट होगा, कठिन होगा तथा प्रचलित नहीं होगा, अप्रचलित पाठ होगा, वो मूल के निकटतर होता है, क्योंकि उसमें बहुत संशोधन की गुंजाइश नहीं रहती। अगला नियम जो है, यदि दो मैम एक बार, मैम छठा एक बार और बोल दीजिए। अच्छा, ये छठा पॉइंट अभी जो अभी क्या बता रहे थे ना, मैंने ये बताया कि सामान्यतः प्रतिलिपिकारों की योग्यता को देखते हुए, मतलब जो भी प्रतिलिपिकार है उसके कर रहा है कॉपीज में, तो उसकी योग्यता को देखते हुए कठिन तथा अप्रचलित पाठ, जो सबसे डिफिकल्ट होगा और पॉपुलर भी नहीं होगा, अप्रचलित होगा, पाठ जो होगा वो मूल के निकटतर होता है। मूल जो प्रति उसके निकट होता है कि एक के बाद दूसरी प्रति, तीसरी प्रति, उसमें बहुत संशोधन हो जाता है। और संशोधन ही नहीं, उसमें सहजता, सरलता भी आती जाती है। इसलिए जो प्रतिलिपिकारों की योग्यता को देखते हुए कठिन तथा अप्रचलित पाठ मूल के निकटतर होता है। जैसे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जो पाठालोचन किया, उसके बाद जो बार बार टेक्स्ट आया उसमें सरलता आई, लेकिन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जब मानस का वो किया तो उनका जो है वो मूल के ज्यादा करीब दिखाई देता है, भले क्लिष्ट हो, कठिन हो। क्लियर है बेटा? जी मैम। ठीक है, सुन। जी मैम। अगला पॉइंट जो भी है, 5वां 6वां बोल डाल लो। यदि दो या अधिक पाठ प्रसंग प्रयोग की दृष्टि से ठीक प्रमाणित होते हैं तो शाखा की जो विश्वसनीयता के आधार पर अधिक विश्वसनीय शाखा का पाठ स्वीकार करना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, यदि दो या अधिक पाठ प्रसंग प्रयोग आदि की दृष्टि से, जो भी प्रसंग दिखाने की कोशिश कवि ने करी हो, प्रसंग प्रयोग की दृष्टि से ठीक प्रमाणित होते हैं तो शाखा की विश्वसनीयता के आधार पर अधिक विश्वसनीय शाखा का पाठ स्वीकार करना चाहिए। कबीर की भी रचनाओं के बारे में ये कहा जाता है, ये जो अन्य जैसे कुछ राजस्थानी के करीब हैं, कुछ खड़ी बोली के करीब हैं, कुछ भोजपुरी, तो ये कहा जाता है कभी कभी कि ये उनका नहीं है और किसी का है, ये कबीर के नाम से आ गया। तो फिर ये देखा जाता है पाठालोचन करते समय, पाठ का निर्माण करते समय, कि क्या दो या अधिक जो पाठ आ रहे हैं हमारे सामने और उसका प्रसंग प्रयोग क्या है, और वो प्रसंग प्रयोग यदि प्रमाणित हो जाता है तो फिर उसकी विश्वसनीयता के आधार पर जो अधिक विश्वसनीय होगा वह पाठ स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है बेटा? अगला पॉइंट पाठ निर्माण का, प्रत्येक पाठ की प्रामाणिकता को स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक पाठ की प्रामाणिकता को स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। ये बार बार प्रसंग उठता है जब पृथ्वीराज रासो की बात आती है, या आद्यमाण के संदेश शासक की बात आती है, या अन्य जो पुरानी प्राचीनतम जो कृतियां हमको मिलती हैं,
तो वहां पर इसकी जांच बहुत जरूरी होती है। इसीलिए एक नियम पाठ निर्माण का ये भी बना कि प्रत्येक पाठ की प्रामाणिकता को स्वतंत्र रूप से पड़ताल कर लेने के बाद, जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। अगर आपने गलत कर दिया तो आगे भी वो गलत होता रहेगा। क्लियर है? लेकिन क्लियर है बेटा खुशबू? जी मैम। जी मैम। क्लियर है? अब अगर Yes, मान ma'am. लो कि किन्हीं कारणों से पाठ निर्माण करने में कुछ अशुद्धि हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि मानवीय भूल का कोई सुधार नहीं होता या तकनीकी भूल का कोई सुधार नहीं होता। हर भूल का सुधार होता है, तो फिर पाठ का भी सुधार होता है। बात समझ में आई? तो एक हेडिंग डाल लो कि पाठ निर्माण वगैरह की जो मैंने तीसरा ये है कि पाठ सुधार। पहला बताया क्या था मैंने? संग्रह और वंश वृक्ष, याद आया? निर्माण। फिर मैंने अभी पाठ निर्माण, और ये है पाठ सुधार। मान लो आपने पाठ निर्माण किया और कोई अशुद्धि हुई, तो आप उसको कैसे सुधार लाएंगे? तो पाठ निर्माण, ये तीसरा वाला पॉइंट है जो कभी चल रहा था हम लोग का। पाठ निर्माण द्वारा हम जिस पाठ तक पहुंचते हैं वह कवि का मूल पाठ हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। अब जब नहीं है तो निश्चित रूप से सुधार होगा उसमें। पाठ निर्माण द्वारा, अभी तक हम लोग पाठ निर्माण की नियम पर बात कर रहे थे, कैसे पाठ का निर्माण होगा। पाठ निर्माण द्वारा, अब हम पाठ सुधार की बात कर रहे हैं, इसको एकदम क्लियर विजन रखना अपना। पाठ निर्माण द्वारा हम जिस पाठ तक पहुंचते हैं वह कवि का मूल पाठ हो, यह आवश्यक नहीं है। यह संभव है कि इस पाठ में अब भी कुछ अशुद्धियां या गलतियां रह गई हों। यहाँ पर पाठालोचक को इस प्राचीनतम पाठ के पूर्व के इतिहास में जाकर या बैठकर कवि के पाठ का अनुमान लगाना होगा। इसलिए बहुत डिफिकल्ट प्रक्रिया है। पाठालोचक को इस प्राचीनतम पाठ के पूर्व के इतिहास में बैठकर कवि के पाठ का अनुमान लगाना होगा। अगर पृथ्वीराज रासो की विवेचना हो रही है तो आप उसके चारों पार्ट्स को पहले देखना होगा और उसके पहले के इतिहास को देखना होगा कि कैसे चंद्रवरदाई ने किस प्रविधियों से और कैसे लिखना शुरू किया और कौन सा मूल पाठ है, और अगर अलग है तो उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है। वह प्राचीनतम प्राप्त पाठ में सुधार करके कवि का पाठ प्रस्तुत करने का वह प्रयत्न करेगा। कौन? पाठालोचक। पाठालोचक क्या करेगा? प्राचीनतम प्राप्त पाठ में सुधार करेगा और कवि का पाठ प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगा कि कवि का आशय क्या था। विसल देव रासो अगर लिखा कवि ने तो आशय क्या था, पृथ्वीराज रासो लिखा तो आशय क्या था, आल्यखंड लिखा तो आशय क्या था, फिर उस मूल पाठ को लाने की कोशिश करनी होगी। पाठ सुधार में, मतलब पाठालोचन में पाठ जो सुधार है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। पाठालोचन में जो पाठ का सुधार होता है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस विषय को लेकर पाठालोचकों के दो वर्ग बन गए हैं। उन्होंने दो वर्ग बना दिए हैं। एक है रूढ़िवादी वर्ग और दूसरा है सुधारवादी वर्ग। पहला है रूढ़िवादी वर्ग और दूसरा है सुधारवादी वर्ग। ये पाठालोचकों के दो वर्ग बन गए हैं पाठ सुधार के लिए। रूढ़िवादी वर्ग सुधार के पक्ष में नहीं है। जो रूढ़िवादी है वो सुधार करने की कोशिश नहीं करता है, वो सुधार पर ज्यादा विश्वास ही नहीं करता, इसलिए सुधार की कोई कोशिश या प्रयत्न नहीं करता। वह प्राचीनतम पाठ को ही प्रस्तुत करना पाठालोचन का मुख्य धर्म मानता है। लेकिन जो सुधारवादी वर्ग है वो सुधार के पक्ष में है और इसे पाठालोचन का प्रमुख अंग मानता है। क्लियर है बेटा?
रूढ़िवादी वर्ग कोई सुधार नहीं चाहता, लेकिन सुधारवादी वर्ग जो है जी मैम। वो पाठालोचन में सुधार मानता है कि सुधार होना चाहिए, सुधार के पक्ष में होता है और पाठालोचन का प्रमुख अंग भी मानता है। इसलिए जो आधुनिक पाठालोचकों के अनुसार सुधार पाठालोचन का इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है अंग, किंतु यह सुधार जो होता है वो मनमाने ढंग से या बिना साक्ष्य के नहीं करना चाहिए कि मतलब हमको सुधार दिखाना है, करना है तो हम अपनी मनमानी का प्रयोग करें, ऐसा इसमें नहीं होता, क्योंकि बिना साक्ष्य के आप कोई सुधार नहीं कर सकते। किसी भी सुधार को स्वीकार करने के पूर्व उनको मुख्य रूप से 2 साक्ष्यों से प्रमाणित होना चाहिए। किसी भी सुधार को स्वीकार करने के पूर्व उनको निम्नलिखित 2 साक्ष्यों से प्रमाणित होना चाहिए। पहला जो होता है अंतः साक्ष्य होता है, दूसरा है बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य में जिसमें कवि के प्रयोग शैली इत्यादि का अध्ययन किया जाता है कि कवि ने किस तरह का प्रयोग किया है, और बाह्य साक्ष्य में जिसमें सहायक सामग्री, लिपि, लेखन सामग्री इत्यादि का आधार लिया जाता है। चौथा है इसमें पाठ विवेचन, जो अभी मैं बता रही थी आधुनिक अवस्था का चौथा अवस्था है पाठ विवेचन, क्योंकि पहला मैंने संग्रह और वंश वृक्ष निर्माण, फिर पाठ निर्माण के बताया और उसमें उसकी प्रविधियां या नियम बताए, फिर पाठ सुधार बताया, और चौथा है पाठ विवेचन। इसको हायर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं अंग्रेजी में, जो पाश्चात्य आलोचकों ने इसको नाम दिया। पाठ विवेचन पाठालोचन का अंतिम अंग है। कत्रे एक विद्वान है, कत्रे के अनुसार इसमें कवि के ग्रंथ के मूल स्रोतों का अध्ययन होता है। कत्रे के अनुसार इसमें कवि के ग्रंथ के मूल स्रोतों का अध्ययन होता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे कवि की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन माना है। कवि की मूल जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उसको उन्होंने प्रमुख माना है और उसी का अध्ययन भी माना है। इसमें किसी ग्रंथ की विशेषताओं का अनुसंधान, कवि की भाषा, विचारधारा तथा अन्य ग्रंथों में प्राप्त उसकी विचार श्रृंखला का अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है। फिर से मैं बता रही हूँ कि ये जो है पाठालोचन का सबसे अंतिम अंग है। कत्रे के अनुसार इसमें कवि के ग्रंथ के मूल स्रोतों का अध्ययन होता है, लेकिन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे कवि की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन माना है। ग्रंथ का ही नहीं, स्रोतों का ही नहीं, बल्कि प्रवृत्तियों का अध्ययन माना है। उसने किसी ग्रंथ की विशेषताओं का अनुसंधान, कवि की भाषा, विचारधारा तथा अन्य ग्रंथों में प्राप्त उसकी विचार श्रृंखला का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। जैसे एक रचना है, मान लो कोई एक कृति है जिसमें कवि ने कोई तिथि नहीं दी है। इस रचना की तिथि निर्धारित करना है। इसके लिए लेखक की समस्त रचनाओं का अध्ययन किया जाएगा। उसकी विचार श्रृंखला में वह रचना कहाँ पर बैठ सकती है, उसके शैली विकास के अनुसार वह रचना कहाँ पर आएगी, उस रचना में उल्लिखित व्यक्ति, स्थान आदि कवि द्वारा लिखे जा सकते हैं अथवा नहीं, इत्यादि बातों का ध्यान रखकर उस रचना की तिथि निश्चित करना तथा कवि की रचनाओं में उसका स्थान निर्धारित करना पाठ विवेचन के अंतर्गत आता है।
देखो मैं उदाहरण बता रही थी कि मान लो एक रचना है जिसमें कवि ने कोई डेट नहीं डाली, कोई तिथि नहीं दी, कोई आपको हिंट्स नहीं दिया, तो इस रचना की तिथि को निर्धारित करना है और इसके लिए लेखक की समस्त रचनाओं का अध्ययन किया जाएगा। उसकी विचार श्रृंखला में वह रचना कहाँ पर आती है या कहाँ पर बैठती है, उसके शैली विकास के अनुसार वह रचना कहाँ पर पहुंचती है, उस रचना में उल्लिखित व्यक्ति, स्थान इत्यादि कवि द्वारा लिखे जा सकते हैं अथवा नहीं, इत्यादि बातों का ध्यान रखकर उस रचना की तिथि निर्धारित करना तथा कवि की रचनाओं में उसका स्थान निर्धारित करना पाठ विवेचन के अंतर्गत आता है। इसीलिए जो प्राचीन रचनाएं हैं उन पर पाठ विवेचन बहुत जरूरी भी होता जा रहा है। जहां तक पाठालोचन के प्रथम 3 विभागों का संबंध है, वे सभी निश्चित रूप से पाठालोचन के अंतर्गत पूरी विधि से आते हैं। मान लीजिए कि किसी कवि के नाम से कुछ आधुनिक प्रतियां ही मिलती हैं जिनके आधार पर उसका पाठ निर्माण हो सकता है। एक ही कवि के नाम पर आधुनिक युग में कोई रचनाएं अगर मिलती है तो उसके आधार पर पाठ निर्माण हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह पाठ उसी कवि का है, क्योंकि बदल गया है? क्या यह पाठ प्रामाणिक कहा जा सकता है? यह समस्त जो प्रश्न है वो पाठालोचन के संकुचित अर्थ लेने से उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। आपको व्यापक अर्थ लेना होगा, किंतु यदि पाठालोचन का विस्तृत अर्थ किया जाए तो यह समस्त प्रश्न पाठ विवेचन वाले अंश के अंतर्गत आ सकते हैं। पहले तीनों का अलग, लेकिन बाद में मैंने जो प्रश्न उठाया कि क्या यह पाठ उसी कवि का है, क्या यह पाठ प्रामाणिक कहा जा सकता है, ये सब प्रश्न अगर संकुचित रूप में लेंगे तो पाठालोचन में नहीं आएगा, लेकिन पाठ विवेचन में यह सब आ जाएगा। पाठ विवेचन के अंतर्गत हम सब इसका उल्लेख करते हैं और बताते हैं। अब चलिए हम लोगों ने इन पर बात कर ली। अब पाठ विलोचन का सहायक शास्त्र कौन सा है? अगर आप कभी पाठालोचन करते हैं या भविष्य में आपको कराने को मौका मिलता है तो उसके लिए सहायक शास्त्र कौन सा है? भाई पाठालोचन एक विषय के तौर पे आप पढ़ रहे हैं, आपको बताया जा रहा है और रिसर्च से संबंधित है और अब बहुत ना के बराबर इस पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक सैद्धांतिक विचारधारा आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यह भी जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से शास्त्र मदद करते हैं, किसके आधार पर आप पाठालोचन करेंगे। किसी ग्रंथ का, अब एक हेडिंग डाल लो चाहे समझने के लिए, पाठालोचन का सहायक शास्त्र, तो आपको टू द पॉइंट जो प्रश्न भी आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा तुरंत। तो कितना विषय व्यापक विषय है तो इस पर बहुत गंभीरता से नहीं आ सकता। तो किसी ग्रंथ का पाठालोचन करते समय पाठालोचक को अन्य शास्त्रों का भी सहारा लेना पड़ता है और बिना इन शास्त्रों की सहायता के संभव नहीं हो पाता, तो आपको जरूरत पड़ती है। जैसे आप हिंदी में ही अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कभी कभी मनोवैज्ञानिक रिसर्च करना है विषय पे, तो आपको मनोविज्ञान थोड़ा बहुत देखना पड़ना होगा, समझना होगा। अगर समाजशास्त्री विवेचन कर रहे हैं तो आपको समाजशास्त्र और साहित्य के समाजशास्त्र से जुड़े हुए पूरे अध्ययन को करना होगा। तो किसी भी तरह से अगर आप कर रहे हैं तो अस्तित्ववाद पे कर रहे हैं तो वो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पढ़ाना होगा। उसी तरह से किसी ग्रंथ का पाठालोचन करते समय पाठालोचक को अन्य शास्त्रों का भी सहारा लेना पड़ता है और बिना इन शास्त्रों की सहायता के संभव है कि पाठालोचक मूल पाठ निर्माण करने में कई गलतियां कर जाए।
पाठालोचक कई भूल कर सकता है, इसलिए इनकी सहायता उसको लेनी पड़ेगी। इसलिए इन समस्त शास्त्रों को जो पाठालोचन में सहायता पहुंचाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सहायक शास्त्र। क्लियर है बेटा? उसे हम कहते हैं सहायक शास्त्र। स्मिता, समझ में आ रहा है? जी इस आभासी दुनिया में अब वो कौन कौन से शास्त्र हैं उसको मैं पॉइंट वाइज बता दूं। पाठालोचन के सहायक शास्त्र जो है, पहला इस रूप में है। पहला भाषा विज्ञान और लिपि विज्ञान, क्योंकि जब तक आपको लिपियों का ज्ञान नहीं होगा तो आप पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की लिपियों को कैसे पढ़ेंगे? स्क्रिप्ट तो आपको पता होनी चाहिए, तो स्क्रिप्ट का ज्ञान होना चाहिए और भाषा विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपको भाषा विज्ञान में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये सब आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ केवल बी और एमए की दृष्टि से पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप केवल लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं या लिंग्विस्टिक्स में एमए की प्रक्रिया है, किस तरह से वो डेवलप होती है, ये सब बताया जाता है। तो पहला सहायक शास्त्र है भाषा विज्ञान और लिपि विज्ञान। किसी ग्रंथ के पाठालोचन के लिए ज्ञान अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। किसी ग्रंथ के पाठालोचन के लिए जो प्राप्त हस्तलिखित प्रतियां मिलती हैं और उसमें जो अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं, उनको जांचने की दृष्टि से भाषा विज्ञान और लिपि विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। प्रायः प्रसिद्ध लेखकों के ग्रंथों की प्रतिलिपियां विभिन्न भाषाभाषी प्रदेशों में भी प्राप्त होती हैं। कुछ राजस्थान में मिलती हैं, कुछ और कहीं इंटीरियर में मिलती हैं। तो इन प्रतिलिपियों के पाठों में प्रतिलिपिकार अपनी अपनी भाषा के अनुसार परिवर्तन किया करते हैं। जैसे भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास के पद तथा वाणियां जो हैं विभिन्न भाषाओं में मिलती हैं। आप मीरा का भी देखें, कहीं मीरा का पूर्ण रूप से राजस्थानी में मिलता है और कहीं उसका हिंदी पुट मिलाकर भी होता है, तो उसकी भी जांच आवश्यक हो जाती है। इन भाषाओं का भी कवि की रचनाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यही कारण है, अब आप जब राजस्थानी भाषा तो आपको जाननी पड़ेगी कि कहाँ किस चीज का जो अर्थ है। आप व्याख्या करते हैं लेकिन उसको एक एक हेरी में तो प्रेम दीवानी, दीवानी में मूर्धन्य है, दीवानी अगर लिखेंगे तो वो हिंदी हो जाएगा। लेकिन वहाँ दीवानी, मेरी दर्द न जाने कोई, जाने है तो अणा होगा, अणा यानी मूर्धन्य होगा, और उसकी जगह जाने भी हो सकता था, लेकिन जाने होने पर वो अलग भाषा हो जाएगी। और अणा, क्योंकि राजस्थान में दंतन की जगह मूर्धन्य का प्रयोग ज्यादातर होता है, तो इस रूप में आपको उसको जानना बहुत जरूरी है। तो इस जो इन भाषाओं का भी कवि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि कबीर इत्यादि कवियों की जो वाणियों पर राजस्थानी प्रभाव, पंजाबी प्रभाव इत्यादि मिलते हैं। कबीर का एक है ना, आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकार। आँखड़ियाँ, जी भड़िया, ये दोनों पूर्ण रूप से राजस्थानी प्रभाव हैं। तो यहाँ निश्चित करना पाठालोचन के लिए कठिन हो जाता है कि कवि की रचना मूलतः किस भाषा में रही होगी। इसी प्रकार लिपि ज्ञान भी पाठालोचक के लिए बहुत आवश्यक है। स्क्रिप्ट का ज्ञान होना चाहिए। पारसनाथ तिवारी का नाम आपने सुना होगा, वो कबीर के पर उनकी काफी टीकाएं हैं। कबीर की वाणियों को इसी आधार पर उन्होंने कबीर के वाणियों की जो विवेचना है वह उन्होंने लिपि के आधार पर ही की है। दूसरा है लेखन सामग्री और उसका इतिहास। पहला मैंने बताया कि भाषा विज्ञान और लिपि विज्ञान, और दूसरा है लेखन सामग्री और उसका इतिहास। लेखन सामग्री के विषय में भी
पाठालोचक का ज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि पाठालोचन में तो पाठालोचन में तो बहिर्साक्ष्य का मुख्य आधार ही लेखन सामग्री है। जो बाह्य साक्ष्य है उसका मुख्य आधार ही लेखन सामग्री है। लेखन सामग्री के आधार पर ही पाठालोचक प्रतियों की प्राचीनता का सही अनुमान लगाकर उनमें किए गए जो गलतियां हैं उनको पकड़ता है। तो लेखन सामग्री और उसका इतिहास एक सहायक शास्त्र है। तीसरा है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के ही आधार पर पाठालोचक प्रति की में जो अंकित है तिथियों तथा सन संवतों के विषय में गणना करके यह बताता है कि प्रति में दी हुई जो तिथि में परिवर्ती काल के संशोधक हैं या संशोधन करने वाले हैं, उन्होंने कोई गलती तो नहीं की है। वो गणना करते हैं ज्योतिष के आधार पर और तब बताते हैं कि ये होना चाहिए। यदि पाठालोचक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सन, संवत, वार मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, आपने देखा होगा किताबों में लिखा रहता है सन, संवत। कुछ लोग दिन भी डालते हैं, जैसे वार डाल देते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कुछ लोग शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तिथि की गणना करना नहीं भी जानता हो तो बहुत कुछ संभव है कि वह प्रतियों के इस अंतर को पूरी तरह से समझ लेता है और उसके महत्व को भी जानता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने गणना के आधार पर ही कई प्रतियों की अप्रामाणिकता सिद्ध की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ज्योतिषीय गणना के अनुसार जहां सन, संवत, वार, पक्ष, तिथि की गणना करके उन्होंने कई प्रतियों को अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया है। अब इसको बहुत डिटेल में न जाके कुछ नाम बता दे रहे हैं, बहुत इसको व्यापक में बताने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त साहित्य शास्त्र भी सहायक है। छंद शास्त्र, बस नोट कर लीजिए, साहित्य शास्त्र, छंद शास्त्र, इतिहास इत्यादि भी मूल पाठ निर्धारण में सहायता प्रदान करते हैं और इसीलिए इन्हें भी सहायक शास्त्र कहा जाता है। इसलिए इन्हें भी सहायक शास्त्र कहा जाता है। अब ये हो गया है। 2-4 लाइन आपको बता दें थोड़ा सा कि पाठालोचन का महत्व क्या है, क्या जरूरी है पाठालोचन के बारे में आपको जानना, समझना। ये थोड़ा सा आपको आज बताकर इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। पाठालोचन का महत्व। मुद्रण कला के प्रादुर्भाव के बाद आधुनिक ग्रंथों के संबंध में पाठालोचन का विशेष महत्व नहीं रह जाता, किंतु इस कला के प्रचार के पूर्व ही संसार की जो महान कृतियों की एक बड़ी संख्या का निर्माण हो चुका था। ये कृतियां हमें अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं होती। उनकी हस्तलिखित प्रतियों को कई पीढ़ियों तक प्रतियों के द्वारा ही हम परिचित होते चले जाते हैं। हिंदी में भी भक्ति तथा रीतिकाल के शायद ही किसी कवि के ग्रंथ उसकी हस्तलिपि के रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार से हमें जो प्राचीन ग्रंथ प्राप्त हैं वे अपने शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त हैं। इन ग्रंथों के मूल रूप को प्राप्त
करने का वैज्ञानिक जो तरीका है वह पाठालोचन है। इन ग्रंथों के मूल पाठ को प्राप्त करने का वैज्ञानिक तरीका ही पाठालोचन है। इसी के द्वारा हम रचयिता के ग्रंथ के असली रूप को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। पाठालोचन की सहायता से जो अन्य प्रक्षिप्त अंश होते हैं उसको हटाया जा सकता है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। नहीं तो हम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी गलत अंकित स्थितियों को पढ़ते पढ़ाते चले जाते हैं और हम मूल पाठ से एकदम भटक जाते हैं और हमें प्राप्त ही नहीं होता कि कौन सा मूल पाठ है। उदाहरण के लिए जायसी कृत पद्मावत में तन चितौर मन राजा किन्हा, तन चितौर मन राजा किन्हा वाले प्रक्षिप्त छंद से समस्त रचना की समासोक्ति का आरोप किया जाता था। जायसी ने जब इस प्रश्न से रचना ही नहीं की तो इस प्रश्न का असफल होना निश्चित था, किंतु इस प्रक्षिप्त छंद के कारण इस असफलता का दोष जायसी पर लोगों ने थोपना शुरू किया। इस प्रकार से एक भ्रांति खड़ी हो गई और ये भ्रांति जो है रचयिता के साथ अन्याय करती है, किंतु इस भ्रांति का निराकरण पाठालोचन के द्वारा ही हो सकता है। यही इसका महत्व है, जैसा कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से भी पाठालोचन का बहुत महत्व है। भाषा के अध्ययन से हमें उस समय की साहित्यिक ग्रंथों का पूरी तरह से पता चल जाता है ये किस समय के और किस समय के ग्रंथ हैं। प्राचीन कवियों के ग्रंथों की जो प्रतियां हमें प्राप्त होती हैं वे मूल ग्रंथ अनेक प्रतिलिपियों के बाद की होती है। इस प्रकार से जो कवि की भाषा होती है उसका हम समय परिदृश्य के साथ पूर्णतः मूल्यांकन कर सकते हैं, इसलिए पाठालोचन का बहुत ही महत्व है। दूसरी चीज कि पाठालोचन के द्वारा हम रचयिता की भाषा का उद्धार भी कर सकते हैं और उसी भाषा के आधार पर आधारित अध्ययन ही उस समय की भाषा का सही अध्ययन हो सकता है। पाठालोचन रचयिता की कृति को यथार्थ रूप में जानने, उसकी सच्ची आलोचना तथा मूल्यांकन में, उसके संबंध में प्रचलित भ्रांतियों को दूर करने में तथा तत्कालीन भाषा के अध्ययन में बहुत सहायक है। तो ये बेटा पाठालोचन का महत्व है। क्लियर है? समझ में आया है? जी मैम। अब ये पूरा हो चुका है। हाँ, अगली क्लास में हम लोग जो अन्य अवधारणा है पाश्चात्य, एक और बचा है काव्य भाषा के वर्ड्सवर्थ के, और जो प्रमुख पाश्चात्य आलोचक हैं उन्होंने काव्य भाषा के रूप में क्या कहा है, इस पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे और उसको भी लगभग 2 क्लास में मैं खत्म कर दूंगी।